कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक की मांग की है। सीज फायर के बाद की विशेष सत्र की मांग। पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए बैठक की मांग कांग्रेस ने की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट भी किया है। इस वक्त बड़ी जानकारी आपको बता दें, कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक की मांग की है। सीज फायर के बाद विशेष सत्र की मांग कर रही है कांग्रेस। पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहती है कांग्रेस, और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट भी किया है। और क्या कुछ लिखा है ट्वीट में आपको बता देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार फिर यह मांग करती है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर तथा पहले वॉशिंगटन डीसी और उसके बाद भारत और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा घोषित किए गए संघर्ष विराम के विषय पर संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जाए ताकि इन सभी मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मानना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद के लिए तटस्थ मंच का उल्लेख अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो द्वारा किया जाना कई सवाल खड़े करता है। क्या हमने शिमला समझौते को छोड़ दिया है? क्या हमने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए दरवाजे खोल दिए हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये पूछना चाहती है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक चैनल दोबारा खोले जा रहे हैं? आगे अपने ट्वीट में जयराम रमेश लिखते हैं, आपको बता दें कि ये पूरा जो ट्वीट है वो जयराम रमेश ने लिखा है, संघर्ष विराम के विषय पर संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जाए ताकि इन सभी मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो सके। और हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी दिल्ली से जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ डॉक्टर विजय सागर धीमान जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं प्रशांत आपका रुख करना चाहूंगी, आपकी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली में है, क्या कुछ देखिए इस वक्त अपडेट है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय अब से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और ऐसे वक्त में जब कल ही सीज फायर का उल्लंघन किया है पाकिस्तान ने और पीएम मोदी के साथ तीनों सेना प्रमुखों की मौजूदगी है और बेहद अहम बैठक की जा रही है, क्या कुछ अपडेट्स प्रशांत? देखिए, रक्षा मंत्रालय जाहिर है जिस तरह से कल सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया था उस पे चर्चा करेगी और बताएगी कि किस तरह से पहल पाकिस्तान ने की और पहल करने के बाद भी उन्होंने उल्लंघन किया है और किन किन जगहों पे हमारे नुकसान पहुंचाया है। ये शायद सारा विवरण जो है वो जो सेना है वो देगी। बहरहाल इस समय की बात करते हैं तो जो सीडीएस हैं वो रक्षा मंत्री के घर पे पहुंचे हैं और माना यह जा रहा है कि तीनों सेना अध्यक्ष जो हैं थोड़ी देर में रक्षा मंत्री के घर पे पहुंचेंगे और इस मामले में यानी कि जो कल सीज फायर का उल्लंघन किया गया है उस मामले में डीपली चर्चा की जाएगी कि आखिर अगली रणनीति क्या हो। कारण यह है कि पाकिस्तान पहले कहता है कि हम चाहते हैं कि अब विवाद आगे न बढ़े, हम मामले को सुलझाना चाहते हैं और सीज फायर को बंद करने की बात करता है, यानी कि बॉर्डर पे अब किसी भी तरह की गोलाबारी को न करने की बात कहता है, लेकिन दोबारा अपने ही वादे से वो मुकरता है और हमारे निर्दोष नागरिकों पे को वो निशाना बनाना शुरू कर देता है। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह से एक मुंह से दो तरह की हरकतें पाकिस्तान कर रहा है और मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री इसी पे अपनी सेना अध्यक्षों से या सीडीएस से चर्चा करेंगी कि क्या अगला कदम उठाया जाए, किस तरह से बार बार की इस नापाक हरकतों को लगाम लगाया जाए और इन्हीं मुद्दों को देखने वाली बात होगी कि अब हमारा रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर विजय सागर जी भी मौजूद है। सर देखिए, हम चर्चा की बात कर रहे हैं, एक तरफ सीज फायर समझौता हुआ लेकिन उसका उल्लंघन पाकिस्तान ने कर दिया, तो इतना तो साफ है कि पाकिस्तान, जिसका दूसरा नाम आप आतंकवाद कह सकते हैं, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं की जा सकती। देखिए, बातचीत अभी पाकिस्तान के साथ होने का कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, ना ही इसके बारे में कोई बात हुई है। अभी जो ये सीज फायर किया गया है, कल उसको इफेक्ट में लाया गया है, इसकी भी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। कल उसकी मीटिंग होनी है, उस पर डिसाइड होगा कि सीज फायर करने के लिए क्या क्या किया जाएगा। और दूसरा आप नोटिस करिए, हमारे देश के जो शीर्ष नेतृत्व है, प्रधानमंत्री या किसी भी नेता का कोई बयान नहीं आया है। सिर्फ जयशंकर जी ने सिर्फ बोला है एक बड़े ही रूटीन तरीके से कि हमने सीज फायर कर लिया है और शायद अच्छी बात है, क्योंकि जो भी इसके कारण है। अभी तक हमने जो है सिर्फ अमेरिका की बात मानी है कि अगर आपने बोला कि सीज फायर करने के लिए, पाकिस्तान को बोला कि आप रिक्वेस्ट करिए, अभी ये सीज फायर। तो कांग्रेस पार्टी का ये जो रिएक्शन है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इनफैक्ट आज मैं बड़ा हैप्पी था, सुबह चिदंबरम साहब का स्टेटमेंट आया था जो बहुत ही मैच्योर स्टेटमेंट था और सही स्टेटमेंट था और सही टाइम पे आया है वो। अब ये जयराम साहब का जो नॉर्मल जो पॉलिटिकल इनका एंगल है, इनको ये बात करनी है, इस प्रक्रिया को पूरा होने दीजिए, पहले सीज फायर को इफेक्ट में आने दीजिए, फिर देखिए हम इंडस वाटर ट्रीटी का क्या करते हैं, अपने जो
अपने जो इकोनॉमिक मेजर्स हैं उनको कैसे लगाते हैं, डिप्लोमेटिक कैसे करते हैं, कैसे गेम खेलते हैं। और शायद उसके बाद इसलिए भी ना बोलिए, सर, जब हमने पहले भी अपनी रक्षा प्रक्रिया मंत्री ने पूरी कहा कर था कि आप इस तरीके के बयान देकर और मांग कर जो हमारे भारतीय सेना उनका मनोबल ना गिराएं। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक मत करिए। मुझे जहां तक मेरा ख्याल है, जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होएगी तो कांग्रेस पार्टी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री खुद बुलाएंगे सत्र और देश को संबोधित करेंगे। और ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं ये हमारे दिल में भी हैं, परंतु हमें पता है कि ये सवाल पूछने का टाइम अभी नहीं है, अभी समय नहीं आया कि हम ये सवाल पूछें। ये सवाल हम पूछेंगे, बाद में क्लैरिफाई करेंगे कि हमारे देश का फाइनल स्टांस क्या निकल के आया है, क्या हमने अपना स्टांस बदला है, क्या उसका अगर हमने बदला है तो उसके बदले में हमें क्या मिला है, तो ये सब हम जानना चाहेंगे। परंतु हमारा अल्टीमेट जो एम है वो पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, उनके जो आका हैं, जो उनके हैंडलर्स हैं, जो उनको पेट्रोनेज करते हैं, उनको हमने मार गिराना है, ताकि आतंकवाद की जो प्रॉब्लम है हमारे देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है ये बंद हो जाए। ये हमारा अल्टीमेट एम है और उसको हम एम को पूरा करके रहेंगे जी। तो मैं ये बाकी पॉलिटिकल पार्टी को भी रिक्वेस्ट करूंगा, इवन उस दिन ओवैसी साहब जो हमेशा ही क्या क्या बोलते हैं, उनका एक बड़ा मैच्योर्ड बयान आया है, उन्होंने तो मैं बहुत समर्थन खुश दिया हूं। है। ये दिखा रहा है कि वो एक्टिव भारतीय हैं। जी ठीक है विजय जी और प्रशांत, आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं लौटूंगी। इस बीच एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री में बातचीत, किसने क्या कहा एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। देखिए, अजीत डोभाल ने तो वांग यी को स्पष्ट बता दिया कि युद्ध भारत के लिए विकल्प नहीं है, लेकिन पहलगाम हमले में भारत को गंभीर क्षति पहुंचाई, जिसके बाद आतंकवाद के खिलाफ एक्शन जरूरी था। अब देखिए चीन के विदेश मंत्री ने क्या कुछ कहा ग्राफिक्स के जरिए। 22 अप्रैल के हमले की निंदा करता हूं, पहलगाम हमले का सीमा पार से कनेक्शन की वजह से भारत पाकिस्तान के बीच सालों बाद इतने खराब हालात बने और लड़ाई हुई। चीन आतंकवाद के हर स्वरूप की निंदा करता है। हम भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से बातचीत के जरिए स्थायी सीज फायर कायम करने की उम्मीद करते हैं। एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखना जरूरी। भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं, दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते और दोनों देश चीन के भी पड़ोसी हैं। तो ये कहना वांग यी का। अब हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़े हुए हैं और रिपोर्टर भी हैं, प्रशांत त्रिपाठी और साथ ही साथ विजय सर। सर पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपकी राय जानना चाहूंगी। आपने अभी सुना कि क्या कुछ कहा वांग यी ने, लेकिन क्या लगता है सर कि ये जो बल कहीं ना कहीं पाकिस्तान को मिल रहा है, इसका कनेक्शन चीन से नहीं है? देखिए, चीन का कनेक्शन डेफिनेटली है। इनफैक्ट चीन ने अभी 10 दिन पहले उनको एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल की एक बड़ी खेप भेजी थी। शायद वही मिसाइल फेल हो गई है भारत में आने के लिए जो उन्होंने फायर की हैं। तो बट प्रॉब्लम भी देखिए, चाइना इस वक्त जो है अमेरिका के साथ एक युद्ध में है, एक इकोनॉमिक वॉर चल रही है वहां पे। उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो चाइना को भारत की बहुत ज्यादा जरूरत है और चाइना को पाकिस्तान की भी जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू उनका सीपैक चलता है और पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है वो चाइना को काफी जियोपॉलिटिकल एडवांटेज देती है। तो उनके लिए भी था कि अगर दोनों देश एक दूसरे के साथ युद्ध करते हैं तो अल्टीमेटली जो भी इंडिया और पाकिस्तान का तो खैर नुकसान होगा ही, चाइना के भी जो हित है उनको भी बड़ी क्षति पहुंचेगी। तो उनको भी जरूरत थी कि किसी तरीके से युद्ध को रुकवाया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान जब ये 3 दिन की हमारी लड़ाई हुई है पाकिस्तान में, सारे के सारे वेपन जो थे चाइना मेड थे, चाहे वो JF-17 थे, चाहे वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल थी, वो सब के सब जो मोटर्स थे वो सब एयर डिफेंस सिस्टम थे, वो सब चाइना मेड थे और सारे के सारे फेल हो गए हैं। यानी कि वो चाइना मेड वेपन्स फर्स्ट टाइम किसी लड़ाई में इस्तेमाल किए गए हैं और चाइना भी चाहता था कि जल्दी जल्दी ये लड़ाई बंद हो ताकि उनकी जग हसाई ना हो। अब आई एम श्योर चाइना के जो साइंटिस्ट होंगे या जो उनके वेपन मैन्युफैक्चरर्स होंगे वो अभी ड्राइंग बोर्ड स्टेज पे वापस जाएंगे और देखेंगे कि उन वेपन में क्या इंप्रूवमेंट करनी है। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। दूसरा मैंने बता दिया इकोनॉमिक फैक्टर, इसलिए चाइना भी चाहता था कि ये युद्ध है जल्दी से जल्दी बंद हो। ठीक है सर, आपने चीन की बात की, मैं आपसे राय तुर्की पर भी जानूंगी, लेकिन हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं प्रशांत त्रिपाठी। प्रशांत, देखिए जयराम रमेश ने ट्वीट किया है और मांग की है कि सर्वदलीय बैठक की जाए। इसको किस तरीके से देखा जाए ऐसे वक्त में जब लगातार तनाव बना हुआ है और फिर कांग्रेस मांग कर रही है बैठक की? क्या ये मनोबल तोड़ने वाली बात नहीं हुई?
देखिए, इसको इस तरह से लेना चाहिए कि कल पवन खेड़ा ने एक मीडिया से इंटरेक्शन किया। पवन खेड़ा ने यह कहा कि जब पहलगांव को लेके सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी तो उस वक्त कांग्रेस ने अपना रुख क्लियर कर दिया था कि वो सरकार के साथ है, सरकार जो भी फैसला लेगी वो उनके साथ कदम से कदम मिलाएगी। अब ऐसे में सीज फायर जब रोक दिया गया है तो सरकार ने एक बार सर्वदलीय बैठक बुला के चर्चा क्यों विपक्ष से नहीं की। कल ये इंटरेक्शन में पवन खेड़ा ने बोला, उसका अगला रूप जो है आज जयराम रमेश ने पेश किया। उन्होंने कहा कि क्या हम सीज फायर में को मान रहे हैं और क्या हम किसी दूसरे देश को बिचौलिए के रूप में स्वीकार कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर एक बैठक क्यों नहीं की गई? तो ये बैठक न होने पे को लेके कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं, जाहिर है। लेकिन जिस तरह से सेंटिमेंट्स हैं वो लोगों के दुखे हैं। कारण यह है कि केंद्र की तरफ से जो रुख अपनाया जाएगा वो हमारे दुश्मन देश यानी पाकिस्तान के खिलाफ होगा और इस समय सभी लोगों को एक साथ चलना ही चलना होगा। अंदर की बातें बाद में हम निपटा भी सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को इस तरह से ओपनली नहीं कहना चाहिए। ये सब लोग मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल अब देखना यह है कि जो मांग कांग्रेस की तरफ से की गई है, चूंकि पहले भी जब सर्वदलीय बैठक की मांग की गई थी तो वो कांग्रेस की तरफ से की गई थी, जिसके बाद से तीसरे दिन जो है वो बैठक बुला ली गई थी। उसके बाद से दूसरी बार भी पहलगांव अटैक के बाद से 2 बार सर्वदलीय बैठक हो चुके थे। तो ऐसे में कांग्रेस सवाल खड़ी कर रही है कि आपने सीज फायर मान अगर लिया है तो तीसरी बार क्यों नहीं बुला लेते हैं? तो जाहिर है ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसे लेके फिलहाल बखेड़ा तो कह सकते हैं मचा हुआ है। जी ठीक है विजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। चीन पर हमने डिस्कशन किया, लेकिन बात तुर्की भी करते हैं क्योंकि तुर्की के मिसाइल मिले थे, बायरख्तर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बायरख्तर नाम था उस मिसाइल का जिसे दागा गया था। तो इस तुर्की की किस तरीके से आप भूमिका देखते हैं सर? की बात करने से पहले मैं थोड़ा प्रशांत जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं जी। मैं अपने देशवासियों को आपकी चैनल के थ्रू ये बोलना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। ये जो सीज फायर है ये एक टेम्पररी बात है, जो कल पता चलेगा जब डीजीएमओ की बात होगी, उसके बाद पता चलेगा कि अल्टीमेटली ये रहना है कि नहीं रहना है, और अगर नहीं होगा तो ये दोबारा शुरू हो जाएगा। इसलिए इस समय सर्वदलीय बैठक बुलाना या कोई बातचीत करना गवर्नमेंट द्वारा अपने पत्ते खोलना ठीक टाइम नहीं है, तो इसको थोड़ा समय दीजिए। अब बात आती है तुर्की की, या मैं थोड़ा सा आपकी करेक्शन करना चाहूंगा। तुर्की के जो कथित तौर पे 6 C-17 लैंड किए थे आज से 5 दिन पहले, वो मिसाइल्स लेके नहीं आए थे, वो लेके आए थे ड्रोन्स जो बैरेक्टार नॉर्मल उनके जो चलते हैं दुनिया में। इस बार जो ड्रोन आए थे वो सेंगर ड्रोन थे, आशीष गार्ड सेंगर ड्रोन, जिनकी रेंज कम होती है और वो छोटे होते हैं। वो आईबी के या लाइन ऑफ कंट्रोल से 1-2 किलोमीटर के अंदर से उनका ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होता है, और वो मास तरीके से हमारे को उन्होंने फायर किए। और एक रिपोर्ट मैंने सुबह देखी थी, वो कहता है कि पाकिस्तान के पास 1 लाख ऐसे ड्रोन्स हैं और 6 C-17 में मेरे ख्याल में 1 लाख आ सकते हैं। तो ये गलत नहीं हो सकता। तभी हमने देखा पहले दिन हमने 500 ड्रोन फायर किए, उन्होंने भेजे। तो ये 500 की फिगर अभी भी अगर 1 लाख उनके पास है तो कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु इस ड्रोन से हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ये मोस्टली बड़ा कम विस्फोटक लेके उड़ता है, आधा किलो या 1 किलो मैक्सिमम, ग्रेनेड के तौर पे या किसी मशीन गन के तौर पे या कोई और किस्म का मिसाइल के तौर पे छोटा सा लेकर के। और इसकी जो रेंज है बहुत कम है, 12 से 15 किलोमीटर है। और साथ में इसके पास जो ज्यादा चीज क्षमता है वो है सर्विलेंस। जो भी ये देखता है नीचे, उसको रियल टाइम में पीछे ग्राउंड स्टेशन पे भेजता है। तो ये बताया गया कि तुर्की से वो आया है। परंतु मैं ये मानता हूं कि तुर्की के जो अपने उनके जो प्रेसिडेंट है अर्डोगान, वो भी चाहते हैं कि वो इस्लामिक कंट्रीज के लीडर बने। और क्योंकि वो सोचते हैं कि वो ऑटोमान एम्पायर के वंशज हैं, तो वो पहले भी इस्लामिक वर्ल्ड एकदम इस्लामिक लीडर थे। और पाकिस्तान कहता है कि हम ओनली इस्लामिक कंट्री हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो ये लड़ाई जो है लीडरशिप लेने की, वहां मुझे नहीं लगता ये तुर्की ज्यादा दिन टिकेगा। और नंबर 2, तुर्की के अंदर जो है उन्होंने जो उनके ऑपोजिशन लीडर हैं इमामोग्लू, उनको जेल में डाला हुआ है। और पूरा का पूरा तुर्की इस वक्त सिविल वॉर की वर्ज के ऊपर है अगेंस्ट अर्डोगान। और अर्डोगान कट्टर इस्लामिक हैं। मुझे नहीं लगता उनके दिन कोई ज्यादा एज प्रेसिडेंट वो रहेंगे, उनको उखाड़ के फेंका जाएगा। इमामोग्लू जब आएंगे, ही इज अ वेरी मॉडरेट लीडर। वो वर्ल्ड वो समझते हैं, वो उस कैटेगरी में आते हैं जिसमें सऊदी अरेबिया के मोहम्मद बिन सलमान या यूएई की उनके जो है, जो इस वक्त मॉडर्न वर्ल्ड के साथ चलना चाहते हैं और ना कि अपनी शरिया या इस्लामिक वो कट्टरवादी के ऊपर नहीं जाना चाहते। तो अगर वो आएगा तो तुर्की जो है वो एज इट इज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसलिए हमें उससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है।
अच्छा प्रशांत, देखिए आपकी मौजूदगी दिल्ली में है और जम्मू कश्मीर में तो लगातार सुरक्षा बलों की चौकसी तो है ही। अगर बात दिल्ली की करें, राजधानी में सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, जो ऐतिहासिक स्थल हैं उन पे पहले ही फोर्सेस जो हैं वो बढ़ा दिया गया था। ड्रोन की जो उड़ान है वो पहले ही मना कर दिया गया था। और पहलगांव का जैसे ही अटैक हुआ था, कमिश्नर की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया गया था कि पूरे दिल्ली में धारा 144 लगाया जाता है। तो जाहिर है दिल्ली में धारा 144 लगा हुआ है उसके बाद से ही। और अब अगर आप बॉर्डर्स एरिया से एंट्री करते हैं दिल्ली में तो आपको काफी सघन जांच से गुजरना भी पड़ेगा। तो जाहिर है सुरक्षा को लेके चाक चौबंद कर दिया गया है। और एक एक चप्पे पे पुलिस और हाई राइज बिल्डिंग्स पे आप ये कह सकते हैं कि पुलिसकर्मियों तक की तैनाती की गई है। चूंकि दिल्ली एक सेंटर है तो सेंटर पे सबका फोकस होता है। तो इसके मद्देनजर जितनी दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनकी छुट्टियां भी कैंसिल की गई हैं। और पहलगांव के अटैक के बाद से ही हाई अलर्ट पे जो दिल्ली है वो है और सिक्योरिटी प्रॉपर रखी जा रही है यहाँ पे। ठीक है प्रशांत और विजय सर, आप बने रहिएगा हमारे साथ और लगातार हमारी कवरेज जो है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हर एक अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखते रहिए लाइव टाइम्स।